हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास में जो घटना चक्र की बुक से लिया हुआ है, हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन का थ्योरी पार्ट देखने वाले हैं। ये ज्यादा बड़ा तो नहीं, शॉर्ट नोट्स में है और जो एकदम इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बस उन्हीं को यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। देखिए क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? तो कालीकट वो कब आया था? 20 मई 1498 को आया था। और किसके सहायता से आया था? तो अहमद इब्न मजीद की सहायता से आया था, जो गुजराती पथ प्रदर्शक था। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा था। और वास्को डी गामा भारत कब आया था? 20 मई 1498 वो भारत आया था। कहाँ पहुंचा था? तो पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट में। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। उस समय कालीकट में जो शासक था उसका नाम था जमोरिन। उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों और भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा भारत आया, उसने समुद्री मार्ग की खोज की। इससे पुर्तगाली और भारत के मध्य जो व्यापार का क्षेत्र था, उससे एक नए युग का शुभारंभ हुआ था। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। वास्को डी गामा क्या करता था? यहाँ से मसाले लेकर जाता था और वहां उसे 60 गुना अधिक दाम पर बेचता था, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। और उसको देख कर कि वास्को डी गामा इतना मुनाफा कमा रहा है, और पुर्तगाली व्यापारी भी प्रोत्साहित हुए भारत आने के लिए। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय गवर्नर बनकर आया। वास्को डी गामा आया था 1498 में, और उसके जस्ट 7 साल के बाद 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा नाम का एक पुर्तगाली आया, जो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय गवर्नर बनकर आया था। ये क्वेश्चन आता है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आने वाला व्यक्ति कौन था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा था। और वह भारत कब आया? तो 1505 ईस्वी में आया था। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बनकर आया, और हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, अपना हक जताने के लिए कहा जाए तो ब्लू वाटर पॉलिसी नीला जल की नीति लेकर आया था। वो उसका प्रतिपादन, नीला जल की नीति प्रतिपादन करने वाला कौन था? तो अल्मीड़ा था। अल्मीड़ा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया। अल्मीड़ा प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बनकर आया 1505 में। 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में गवर्नर बनकर आया था। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया था। अल्मीड़ा के बाद कौन आया? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क आया, जो 1509 ईस्वी में आया था गवर्नर बनकर। पहला गवर्नर कौन था? अल्मीड़ा था। और दूसरा गवर्नर कौन था? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क था। ये पुर्तगालियों की बात हो रही है। और अल्मीड़ा जब आया था 1505 में, और अल्बुकर्क आया था 1509 ईस्वी में। और आते ही उसने 1 साल बाद 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को। क्वेश्चन बनता है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्बुकर्क कब आया था? 1509 में आया था, और 1510 में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क के प्रमुख गवर्नरों में से एक नीनो डी कुन्हा था।
अल्बुकर्क के प्रमुख गवर्नरों में से कौन था? नीनो डी कुन्हा था। यह 1529 से 1538 तक गवर्नर रहा। पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर कौन आया था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 में आया था। फिर 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क आया, जो पुर्तगाली गवर्नर बनकर ही आया था। उसके बाद नीनो डी कुन्हा, जो 1529 से 1538 तक गवर्नर रहा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डीमस लैंड तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। तो पुर्तगाली यात्री जो वास्को डी गामा था, भारत के मार्ग की, समुद्री मार्ग की खोज की थी। स्पेन यात्री कोलंबस ने अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज की थी, ना कि अमेरिका की खोज की थी। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया के समुद्री मार्ग की खोज की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डीमस लैंड, वर्तमान में जिसे तस्मानिया के नाम से जानते हैं, तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। तो न्यूजीलैंड और तस्मानिया की समुद्री मार्गों की खोज करने वाला कौन था? तो हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डीमस लैंड ने किया था। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क, जिस समय वह गवर्नर नहीं था, 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया था। भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया था। अज्जी द्वीप एवं कन्नानोर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंधी स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है, खास करके पीसीएस के एग्जाम में तो बनता ही है, चाहे वो कहीं का भी पीसीएस हो, किसी भी स्टेट का, उसमें बनता ही है। तो भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का जो क्रम है वो है, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। तो इसे मैंने ऐसा याद किया हुआ है, पुर्तगाली तो पहले पी, फिर डी, फिर ए, फिर डी, फिर एफ। तो हम लोग पीडीएफ तो बोलते ही हैं, तो यहाँ पर पीडीएडीएफ हो जाएगा, पीडीएडीएफ। इससे आप लोग याद रख सकते हैं, पी से पुर्तगाल, डी से डच, ए से अंग्रेज, डी से डेन और एफ से फ्रांसीसी, पीडीएडीएफ। अगर आपको याद हो पाता है तो बिल्कुल ऐसे ही याद कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप जैसा लिखा हुआ वैसे भी याद कर सकते हैं। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए और सबसे पहले आने वाला कौन था? तो वास्को डी गामा था। सबसे अंत में वर्ष 1961 में वापस गए। भारत से पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, अंग्रेज, डच, डेन, फ्रांसीसी, इन सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे अंत में गए हैं 1961 में। वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो बस्तालो ए सिल्वा था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोसे फेरेइरा बोस्ता था। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर कौन था? ये क्वेश्चन भी बनता है, तो जनरल जोसे फेरेइरा बोस्ता था। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली फैक्ट्री तथा 1505 ईस्वी में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक, तत्कालीन शासक कौन थे बंगाल के? तो गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। पुर्तगालियों के द्वारा जो हुगली था बंगाल की खाड़ी में, उसे समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया था। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जाप चारनाक ने, कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख कौन थे? तो जाप चारनाक थे। अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती अथवा सुतनौती कलकत्ता का स्थल को चुना।
कोच्चि 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। 1599 में इंग्लैंड के एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे पूर्व के साथ व्यापार हेतु 15 वर्षों के लिए अधिकार पर पत्र प्रदान किया था। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर, जो 1556 से 1605 ईस्वी तक जिसका शासनकाल था, लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। तो 1611 जहांगीर के शासनकाल में इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। तो अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों के द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। सूरत में दो फैक्ट्रियां स्थापित की गई थी, 1616 ईस्वी में फ्रांसीसियों के द्वारा और 1616 में डचों के द्वारा स्थापित की गई थी और 1668 में फ्रांसीसियों के द्वारा स्थापित की गई थी। सूरत में डचों के द्वारा 1616 में फैक्ट्री स्थापित की गई और फ्रांसीसियों के द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था थॉमस बेस्ट, जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बंबई में उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था। इंग्लैंड के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुई थी। तब उन्होंने 1661 में चार्ल्स को, जो इंग्लैंड के सम्राट थे, बंबई उपहार के रूप में प्रदान किया था, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। बंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बंबई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया था। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। बंबई के अंग्रेज गवर्नर थे जॉन चाइल्ड, जिन्होंने 1688 ईस्वी में बंबई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया था। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध, जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था, का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल, अंग्रेजी और फ्रांसीसी, 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट फामे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 में लड़ा गया था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1746 से 1748 के मध्य कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था। एस-ला सापेल की संधि 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया था। एस-ला-सापेल की संधि कब हुई थी? तो 1748 में हुई थी। और कर्नाटक का युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? तो 1746 में हुआ था। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया
तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट के द्वारा 1664 ईस्वी में की गई थी। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। मैकारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की थी। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की थी? तो मसूलीपट्टनम में की थी। कब? तो 1669 ईस्वी में। डचों में की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले आए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिंसूरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिंसूरा के डच किले को गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जानते थे। चिंसूरा के डच किले को किस नाम से जाना जाता था? तो गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाना जाता था। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। भारत में यूरोपीय शक्ति के आगमन का क्रम इस प्रकार है। पुर्तगाल आए पहले, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी, जबकि इनकी कंपनियों की स्थापना के वर्ष निम्नानुसार हैं। एस्टाडो द इंडिया मतलब पुर्तगीज कंपनी, इसकी स्थापना हुई थी 1498 ईस्वी में। वेडिंग द ओस्ट इंडिसे कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। The Governor and Company of Merchants of London trading into the ईस्ट इंडीज अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। हालांकि डच पहले आए थे, लेकिन डचों ने अंग्रेजों के बाद अपनी कंपनी स्थापित की थी। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई और कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलेस यानी फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। दोस्तों, अगर इसी वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज क्वेश्चन करते हैं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं अगली वीडियो में एमसीक्यूज करवाऊंगी, क्योंकि एमसीक्यूज भी बहुत सारे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।